अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना वायरस की सूरत हाल में मुसलसल सूरत हाल हम खराब होता ही देख रहे हैं और आज भी अगर केसेस के हवाले से बात की जाए तो ये तादाद 7,000 से तजावुज कर गई है। अमवात और मुतासरीन की तादाद में यूं मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। प्रोग्राम में मुख्तलिफ वजूहात पर मुसलसल हम बात करते रहे हैं कोरोना वायरस के पेश नज़र, लेकिन आज आगा खान यूनिवर्सिटी की तहकीक सामने आई है जिसके मुताबिक मुल्क की आधी आबादी को इस खतरे का एहसास ही नहीं है। यानी वो बचेंगे तब जब उन्हें कोई आगाह करेगा। क्या ऐसा विफाक और सिंध में इख्तलाफात की वजह से हो रहा है या फिर वाकई अवाम इस संगीन खतरे से अभी तक लाइल्म है? क्योंकि दूसरी तरफ खबर यह आई है कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट इस हवाले से तलब कर ली है कि विफाकी काबीना की जो कारकर्दगी है उस हवाले से उन्हें आगाह किया जाए और उसी आगाही रिपोर्ट की बुनियाद पर फिर से काबीना में रद्दो-बदल का इम्कान है। जी हां, काबीना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक बार फिर से तब्दील हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या काबीना में मौजूद लोगों के बार बार ओहदे बदल देने से कारकर्दगी भी बदल जाएगी या कारकर्दगी के जो पैरामीटर्स हैं वो वहीं के वहीं बरकरार रहेंगे? फिर कोरोना वायरस की सूरत हाल के बायस पंजाब और सिंध में रमजान बचत बाजार ना लगाने का फैसला किया गया है। हमने पहले देखा है कि माह रमजान में जो लोगों को रिलीफ मिलती थी वो और दूसरे इस फैसले से मुतासिर होंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो रिलीफ दिया जा रहा है और यूटिलिटी स्टोर्स पर जो इसके एवज सब्सिडी फ्राहम की जाएगी उससे 80 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ के करीब घराने हैं जो कि मुस्तफिद होंगे। लेकिन सवाल यह है कि बाकियों का क्या होगा? उनके लिए हुकूमत अशया खुरनोश में कीमतें काबू कर सकेगी या फिर नहीं कर सकेगी? और एक और अहम क्वेश्चन, एक अहम डिबेट वो ये कि रमज़ान के हवाले से नमाज तरावी और नमाज पंजगाना के इज्तिमात पर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं हो सका है। गो कि कल 18 अप्रैल है और सदर मुमलिकत की सदारत में एक अहम इजलास होना है जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम शिरकत करेंगे। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब की भी वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर से मुलाकात हुई है। देखना यह है कि क्या अहम फैसले मुतवक्को हैं इस सिलसिले में। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चौकाई साहब, NBC वॉशिंगटन। प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब भी, और इसके साथ साथ मुबश्शिर बुखारी साहब लाहौर स्टूडियो से प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उस आगाही रिपोर्ट के हवाले से, उस सर्वे के हवाले से, तहकीक के हवाले से जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी की जानिब से मंजर आम पर आई है और इंकशाफ यह हुआ है कि पाकिस्तान की सिर्फ निस्फ आबादी कोरोना से मुतालिक खतरात से आगाह है। आगा खान यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक सिर्फ आधी आबादी को इस मोहलिक मर्ज का अंदाजा है। बड़ी तादाद इस बात से भी वाकिफ नहीं है कि ये डायबिटीज, दमे में मुब्तला और तंबाकू नोशी करने वाले को शदीद मुतासिर कर सकती है। मतलब ये कि जो लोग पहले से दमे के मरीज हैं, स्मोकिंग करते हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम चूंकि उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता तो ये खतरा उन्हें भी अपनी लपेट में ले सकता है। लिहाजा पाकिस्तान की सिर्फ निस्फ आबादी कोरोना से मुतालिक खतरात से आगाह है। तो क्या कोरोना वायरस से मुतालिक लाइल्मी की वजह से सिंध और विफाक के इख्तलाफात हैं? नासिब चौकाई साहब, आपसे आगाज करूं, बताइएगा ये सूरत हाल आपको वाकई ऐसी लगती है कि ये जो लाइल्मी है ये सिंध और विफाक के जो आपसी रंजिशें हैं, आपसी इख्तलाफात हैं, उनकी बिना पर हैं कि लोगों को मालूम ही नहीं हो रहा इस खतरे के हवाले से? पहले तो इस रिपोर्ट पे मुझे एतराज़ है कि इस रिपोर्ट ने ये नहीं बताया कि अगर हमारी आधी आबादी को इस बात का इल्म है तो हमारी आबादी का कितने परसेंटेज ऐसा है जो ये समझता है कि ये मसला संगीन है और उसको सीरियस ले रहा है। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये जानलेवा है? क्योंकि आपने तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया था और जो टेलीफोन की हमारी रिंग टोन पर बात आती है वो भी कहता रहा था कि ये मौलिक नहीं है। तो हम पहले बता चुके थे कि ये मौलिक नहीं है तो लोगों ने समझ लिया, यकीन कर लिया होगा। दूसरी ये कि मैं समझता ही हूँ कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ आगाही के एक अमल से है। वो टीवी भी उसका ज़िम्मेदार है, हम भी उसका ज़िम्मेदार हैं, प्रिंट भी उसका ज़िम्मेदार है और रेडियो पाकिस्तान भी उसका ज़िम्मेदार है, FM भी उसका ज़िम्मेदार है, पुलिस और मसाजिद भी ज़िम्मेदार हैं। मैं एक मुल्क का एक क्लिप देख रहा था कल कि वहाँ पुलिस वाले वैन पे जा रहे हैं गांव के अंदर और उनका जो स्लोगन है वो कुछ नहीं है, वो ये है घरों में रहें, वरना वो कहते हैं कि हम तोड़ देंगे आपकी हड्डी का कोना कोना, होने नहीं देंगे आपको कोरोना। अब ये वो स्लोगन है जो
अट्रैक्ट करते हैं, जो बताते हैं आदमी को कि मामला सीरियस है, और वो वाकई सीरियस है। वो इस तरह के ऐलान आते हैं, मेगाफोन पे ऐलान आते हैं, मसाजिद मंदिरों से और टेम्पल से और गिरजाघरों से ऐलान आते हैं। मसाजिद के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अगर हम करते हैं आवाम को बताने के लिए, तो ये आधी आबादी और भी शायद इस पर शामिल हो जाती। तो मेरा ख्याल है सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं इसका, वफाक और सूबों से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका ताल्लुक़ आवाम की अपनी आगाही से है। हम बुनियादी तौर से बहुत सियासी हैं। हमारा जो एक खबीर है वो मुझे पता नहीं कब गूंदा गया था सियासत से, किस ज़माने में गूंदा गया था कि हम खाते सियासत हैं, पीते सियासत हैं, हाँ जो कुछ भी हम सियासत में करते हैं। ये एक समाजी मसला है, एक तिब्बी मसला है, इसको इसी तरह में लेना चाहिए था। और आगाही की मुहिम चलाने की जिम्मेदारी उन NGOs पर भी है जो उन इलाकों में काम कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, लेकिन थर में लोगों ने कंपेन चलाई ना इस बारे में, थर में कंपेन चलाई तो थर के लोग कायल हो गए इसके। थर से आपको कोई बीमार नहीं मिलेगा, थर में आपको कोई डेथ नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत से इलाके हैं हमारे पास जो जाहिल हैं, गरीब हैं, फाका करते हैं, लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इस बात को, रिपोर्ट बहुत अच्छी है लेकिन नामुकम्मल है। बुखारी साहब, दही इलाकों में बदकिस्मती से 10 में से 1 फर्द को इस खतरे की नौयत का इल्म है और 4 में से 1 से भी कम तनासुब के लोगों को ये बात मालूम है कि बाज़ औक़ात इसकी अलामात जाहिर ही नहीं होती हैं। जी बिल्कुल, नासिर भाई आगाही की बात कर रहे थे और बिल्कुल आगाही जो है बहुत ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आगाही देना गवर्नमेंट का काम है या आगाही देना NGOs का काम है, आगाही देना मीडिया का काम है। ये सारा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। 3-4 बातें हैं जो बदकिस्मती से नहीं होनी चाहिए थी वो हुई, और जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आपने सिंध में देखा होगा कि ढोल बजाने वाले ढोल बजा के मनादी कर रहे हैं कोरोना के बारे में, वीडियो क्लिप बड़े फेमस हुए। पंजाब में ढोल तो पंजाब के कल्चर का हिस्सा है। एक तो इस तरह के मनादी वालों को, चूँकि रमज़ान अल करीम आ रहा है और इस तरह के ढोल वाले बड़े आपको नज़र आएंगे जो सहरी के लिए जगाते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाता। दूसरी बात, ये वो चीज़ है जो होनी चाहिए थी। दूसरी बात, आपके पास आज तक का डेटा नहीं है कि आपके यहाँ पे मसाजिद कितनी हैं पूरे पाकिस्तान में। तो मसाजिद के लाउड स्पीकर का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता था, क्योंकि उलमा की बात हमारे लोग जो नाखानदा हैं या जिनका ज़राए इब्लाग तक एक्सेस नहीं है, वो उलमा की बात बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। गांव में एक मौलवी जो हैं, वो मौलवी साहब जो हैं फाइनल अथॉरिटी समझे जाते हैं। वो कहें सफ़ेद है तो सफ़ेद है, वो कहें स्याह है तो स्याह है। तो कम अज़ कम उलमा को और जितनी मसाजिद के हतीब थे उनको ये ड्यूटी दी जानी चाहिए थी कि वो इस हवाले से आगाही देते, अवाम को शऊर देते, ऐसे लोग जिनकी मीडिया तक एक्सेस नहीं है। तीसरी बात जो नहीं होनी चाहिए थी, उसका इशारा भी नासिर भाई ने किया, वो ये है, एक तरफ तो आपके मैसेजेस चलते हैं, दूसरी तरफ आपके बड़े ज़िम्मेदारान जो ये कहते हैं कि 80% लोग तो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, पैनाडोल से ठीक हो जाते हैं। जब आप इस तरह की बातें ज़िम्मेदार लोगों से सुनते हैं तो यकीनी तौर पे लोग इसको लाइटर लेना शुरू कर देते हैं। और चौथी बात, अगेन मैं कहूँगा कि मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन मज़ीद वाइब्रेंट भी। देखिए आपका प्रोग्राम है, ज़रा आप मुसलसल आप इस पे बात कर रहे हैं और यही इसी पे डिबेट कर रहे हैं हम। ये वाइब्रेंट किस्म की जो एक कैंपेन है, ये मीडिया की तरफ से चलनी चाहिए और जारी रहनी चाहिए, तावक्ते के अवाम को एहसास ना हो कि ये वाकई में एक खतरनाक। चलिए बुखारी साहब, मैं यहाँ पर आपके कमेंट के साथ एक अपना ये इस रिपोर्ट के हवाले से चीज़ ऐड कर दूं कि शहरी आबादी अखबारात, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया से मालूमात हासिल करती है, जबकि देही इलाकों में लोग इधर उधर के साथियों पर इन्हिसार करने पर ज्यादा तवज्जो करते हैं। ये भी इस रिपोर्ट ने अपने उसमें पॉइंट में मार्क किया। आमिर जैद साहब, आपकी तरफ आऊंगी इस सवाल के साथ कि ये जो लाइल्मी है, ये विफाक और सिंध हुकूमत के इख्तिलाफात की रंजिशों की उस पर आ रही है सामने। मेरे ख्याल में सिर्फ उसको जिम्मेदार करार देना है कि ठीक है, वफाक और सूबे सिंध में जो है इख्तिलाफात हैं, उनकी जो पैगाम देने के तरीक़ेकार है वो एक नहीं है, लेकिन उसको आप कुलियतन जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उसकी बहुत सारी और वजूहात हैं। मैंने शुरू का डिस्कशन जरा सा मिस किया, मुझे नहीं पता हो सकता है और दोस्त इस पर बात कर चुके हों। बात ही कि एक तो हमारे यहाँ जैसे अभी कुछ उलमा का किरदार जो है ज़ेरे बहस आया,
हम मसाजिद ने वो किरदार अदा नहीं किया, हमारे उलमा ने वो किरदार अदा नहीं किया कि जो उनको करना चाहिए था, बल्कि हम देखते हैं कि वो एक तरह से रुकावट बने। तो उसका ताल्लुक सिंध और वफाक के झगड़े से नहीं है, वो हमारा एक मजहबी तबका है कि जो चीज़ों को बड़ा मतलब है एक उस तरह से देखता है, बड़ा रिजिड होकर देखता है। तो ये बहुत बड़ी वजह है, और उसके अंदर हमारे दायरे के बहुत सारे लोग जो हैं वो रहनुमाई के लिए मिंबर की तरफ देखते हैं, मसाजिद की तरफ देखते हैं। तो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो है इत्तेफाक राय नहीं पैदा हो रहा। बहुत सारे उलमा हैं, उनको एहसास है इस बात का कि कोरोना वायरस कितना शदीद वबा है, इसके लिए हमें माहिरीन की बात सुननी चाहिए, इसके लिए हमें डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए। लेकिन हमारे वो उलमा भी हैं कि जो इस बात को सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ा मसला है। फिर जाहिर है कि जो एक और पैकेजिंग का है कि जी आप ये देखें कि जैसा बिल्कुल अभी सही कहा कि हमारे पास शुरू में जो है रहनुमा जो थे इस चीज़ को बहुत ही अंडरमाइन कर रहे थे, इसकी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को। उसकी वजह से भी हमारे यहाँ जो है इसका फर्क पड़ा है कि बाज़ लोगों ने सोचा, जैसे जवानों के जहन में है कि जी हमें कुछ नहीं होगा, और ये अगर बीमारी या वबा की पे हमलावर होती है वो 55 साल से बड़ी उम्र के अफराद होते हैं। तो ये भी उसमें एक लापरवाही की वजह बन सकती है। ये वजह भी बन सकती है कि हमारे यहाँ जो है लिखत पढ़त का जो एक वो है, क्या कहेंगे, लिटरेसी रेट जो है हमारे यहाँ उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और जो हमारे पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह वो भी इतना कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते, हुकूमत की नसीहतों पर अमल दरामद नहीं कर सकते। सारे फैक्टर्स मिलाकर दरियाब साहिबा जो है इस बात की वजह बनते हैं कि लोग उस पर अमल पूरी तरह नहीं करते। हमारे यहाँ कानून चिकनी का मिजाज भी है, तो उसको भी आप कुछ कहें कि जो हमारे समाजी रवैये हैं वो भी बड़े बनती हैं। तो हमें अपने आप को भी तनकीद करनी होगी बतौर एक शहरी के कि हम कितनी बात मान रहे हैं माहिरीन की और हुकूमत की। जी बिल्कुल ठीक है। समाजी रवैयों का भी इस पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज इसका दबाव में दिखाई दे रहा है। जनरल साहब, वाकई ये जो इल्मी है ये सिंध और वफाक के इख्तलाफात के बाइस है? देखिए, इख्तलाफात का तो मेरा ख्याल इससे वास्ता है। अच्छा, बहुत बड़े पैमाने पे आगाही के लिए मुख्तलिफ अदारे काम कर रहे हैं। PDCL और मुख्तलिफ टेलीफोन कंपनियां भी कर रही हैं। टेलीविजन पे लगातार आप इसके बारे में कुछ ना कुछ देखते हैं, कोई डिस्कशन हो रही है, कोई इश्तिहार आ रहे हैं, और हुकूमत भी मुख्तलिफ जगहों पे बयानात वगैरह और पूरी दुनिया की खबरें आ रही हैं। लेकिन मसला यही है कि देहातों में मौलाना मौलवी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उसकी मस्जिद का लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना चाहिए, वो तो लोगों को दूसरा मैसेज दे रहा है। वो तो उनको कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती हमें इस्तेमाल से रोक रहे हैं। अगर कारोबारी अदारा खुल सकता है, किसी फैक्ट्री को या कंस्ट्रक्शन वाले को इजाजत दी जा सकती है, तो मस्जिद में हम क्यों नहीं जमा हो सकते? वो बड़ा खुले बंदों में डिफाइंस की बात करते हैं और लोगों को कहते हैं कि जनाब आप जमा हों। तो वहां पे एक मैं समझता हूं कि एक डिफाइंस का एटीट्यूड मौजूद है, और लोग मौलवी की बात ज्यादा सुनेंगे, शायद आपकी मेरी या हुकूमत की बात ना सुने। दूसरी तरफ ये है कि टेलीफोन पे जैसे अभी आता है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से अपने ही घर में सर्वेंट को कि वो जब बात कर रहा है, उसने रिंग किया कहीं, तो मैं अंदर इधर से सुन रहा हूँ कि वो उसको जब मैसेज टेलीफोन पे वो दिया गया तो वो टेलीफोन को एक तरफ रख देता है। वो कहते हैं एक तो जब बात करने लगो ये दरमियान में आ जाती है कि कोरोना का रोना शुरू कर देती। अब आप कि कोरोना का रोना तो वो रो रही है आपकी जान बचाने के लिए, वो बता रहे हैं आपको, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ये है कि आप उसको सुनना ही नहीं चाहते, आप कहते हैं कहीं तो मेरी बात करने में रुकावट सबसे बड़ी ये आ गई कि ये आप अपना बोलना शुरू कर देती। तो ये है वो रवैये जहां इंसान जब तक उसके ऊपर बीतती नहीं वो उसकी अहमियत को समझना चाहता ही। अब यहाँ बीतने का ताल्लुक ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि वबा उस तरह नहीं फैली कि आपको हर जगह लोग नजर आए इसमें तकलीफ में। दूसरी बात ये है कि अगर किसी को है तो उसको तो 12-14 दिन लगेंगे सिम्टम सामने आने में, लिहाजा उस वक्त तक उसको वो एहसास नहीं है। तो मसला ये है कि अवेयरनेस के लिए कैंपेन तो बहुत बड़ी चली हुई है इस मुल्क में, लेकिन हमारे अपने रवैये ऐसे हैं कि हम एक रिजेक्शनिस्ट रवैया है, हम और फिर एक और वक्त मतलब आप ये कह रहे हैं जनरल साहब हम लातों के भूत हैं, हम बातों से संभलने वाले नहीं हैं, और लिहाजा इसमें सिंध और विफाक की कोई गलती नहीं है, आवाम खुद इन्हीं चीजों को संजीदा नहीं लेना चाह रहे। पॉइंट आपका आगे जनरल साहब, मैं आपकी इजाजत आगे बढ़ना चाहूंगी। लॉकडाउन डंडे के दौर पे करवाए तो ठीक रहेगा। इब्राहिम, देखें दुनिया के 210 से ज्यादा ममालिक इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं,
और जो चंद ममालिक अभी भी कह रहे हैं कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं है, वो नॉर्थ कोरिया जैसे और ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान जैसे, वहाँ चूँकि जमहूरियत नहीं है तो उन पर कोई एतमाद करने के लिए, एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और कोरोना वायरस ने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि ये कहा जा रहा है कि ये तो हो सकता है 1.5-2 साल में कोई वैक्सीन आ गई तो इस पर काबू पा लें, लेकिन अगले 100 साल तक इस पर लिटरेचर लिखा जाएगा, किताबें लिखी जाएंगी और फिल्में भी बनाई जाएंगी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोरोना वायरस ने इंसानियत को कितने बुरे तरीके से मुतासिर किया है। लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान की आधी आबादी इसके ख़तरात से आगाह नहीं है तो उसमें किसका कसूर है? उसकी एक वजह बिल्कुल ये है कि आपकी जो क़यादत है उसकी जानिब से जो पैगामात दिए जा रहे हैं वो कोई बहुत ज़िम्मेदाराना नहीं है। जब आप ये बार बार राग अलापते हैं कि हमारी सिचुएशन यूरोप से और अमेरिका से बेहतर है और उतनी ख़राब नहीं है, तो बराए मेहरबानी उसके साथ ये राग भी अलापा करें कि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हमारे यहाँ टेस्ट बहुत कम हुए हैं, हमारे यहाँ 30 गुना टेस्ट कम हुए हैं, इस वजह से हमारे यहाँ 30 गुना फिगर कम नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप इस तरह के बयानात भी देते हैं, फिर उसके बाद आप लॉकडाउन भी खोल देते हैं, कहते ये हैं कि हम जुज़वी लॉकडाउन तो हमारा बरकरार रहेगा और बाकी सिर्फ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो खुलेंगी, लेकिन अमली तौर पर उससे कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर लॉकडाउन का बिल्कुल लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो फिर लोगों में कहाँ से अवेयरनेस आएगी? और ये जो इस वक्त पॉलिसी मुझे नज़र आ रही है, ये जिस तरह से हमने लॉकडाउन खोला है, वो पॉलिसी ये है कि हमने कोरोना से जितना लड़ना था, हमें जितनी सख्त थी हमने लड़ लिया, इसके बाद हम कोरोना के सामने हथियार डाल चुके हैं और अब कोरोना ने जो कुछ करना है हमारे साथ वो कोरोना ने करना है, हम इससे ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं कर सकते। ये जो हमने पॉलिसी 30 अप्रैल से पहले जब हमारे पास 20,000 टेस्ट पर डे की कैपेबिलिटी आनी थी और क्लियर पिक्चर आनी थी, उससे पहले ये जिस तरीके से हमने लॉकडाउन खत्म किया है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने जुज़वी लॉकडाउन तो लगाया हुआ है, तो उसको इन्फोर्स कौन करेगा? आज आपने देखा होगा इस्लामाबाद पिंडी की सड़कों पे इतनी वहाँ पे ट्रैफिक है और गैर जरूरी तौर पर लोग बाहर निकले हैं, अब तो हमें लोग पार्कों में भी नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है कि जिस किस्म की आपकी पॉलिसी होगी उसी तरह से कन्वे की जाएगी। फिर हम ये जो उलमा की बात कर रहे हैं, ये उलमा अगर वो मौलाना साहब जो हैं वो हुकूमती हदायत नहीं मान रहे, तो कोई तो एक ऐसा लम्हा आता है कि जहां रियासत को खुद को इन्फोर्स करना पड़ता है। अब ये तो बता रहे हैं कि पिछले 200 साल का यानी जंगे अजीम दोम के बाद सबसे बड़ा ये इंसानी अलमिया है और स्पेनिश फ्लू के बाद सबसे बड़ी वबा है जो 1920 में फैला था, 1918 से 20 के दरमियान। तो अब भी क्या रियासत अपने आप को इन्फोर्स नहीं कर सकती? और ये जो लोग बगैर जरूरत के इसको लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? इनके खुद के मुतजाद मौक़िफ़ हैं, इन दोनों में तजाद पाया जाता है। ये भी वजह है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये भी बिल्कुल वजह है। ठीक है, आपके नजदीक ये भी एक बड़ी वजह है कि लोगों में इस खतरे के हवाले से उस तरह से शऊर अभी तक उजागर नहीं हो सका जैसे कि होना चाहिए था। इसी रिपोर्ट से मुतालिक मैं एक और कमेंट यहाँ पे ऐड करूँ, जिसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सर्वे के मुताबिक 60% जो शहरी आबादी है उसको इस गलत बात पर यकीन है कि निमोनिया की दवाओं से इसका इलाज हो सकता है, जबकि जो रिमेनिंग 83% लोग हैं वो ये समझते हैं कि इस वबा का कोई इलाज है ही नहीं, एक ऐसी वबा है जिसका इलाज नामुमकिन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वफाकी वज़रा से एक बार फिर से उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट तलब की है और उस रिपोर्ट के बाद काबीना में एक बार फिर से रद्दोबदल का इम्कान है। जरा ये बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से रकीन से पूछा गया है कि वो बताएं कि उन्होंने अपनी वजारत में कितना वक्त गुजारा, कितने इजलास किए और उनमें क्या क्या अहम फैसले हुए उनकी वजारतों को लेकर। लिहाजा अफराद की तब्दीली किए बगैर महज ओहदों में रद्दोबदल से क्या काबीना की कारकर्दगी में कोई बेहतरी आना मुमकिन है? आमिर जिया साहब, ये कोई पहली बार तब्दीली नहीं हो रही है, पीटीआई गवर्नमेंट में इस तरह की तब्दीलियां हर दूसरे तीसरे महीने होती रहती हैं। ये बताइए, इन तब्दीलियों से कारकर्दगी भी बेहतर हो पाएगी? नहीं तो खैर उनके टीम के कैप्टन को देखना चाहिए कि बाज़ औक़ात जब आप बहुत तेजी से तब्दीलियां ला रहे होते हैं तो आप बैट्समैन को सेटल होने का मौका ही नहीं देते अपनी पोजीशन के ऊपर। तो असल चीज ये होती है कि जब आपके पास इस तरह के, जैसे पाकिस्तान के पास इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और हर उस्ताद हमारे ऊपर कहते हैं ना एकदम पड़ी है आज, है ना, मईशत से लेकर कोरोना तक, मतलब है कि फिर भारत ने पता नहीं क्या कश्मीर में कर दिया। तो आप एक देखें कि हमारे पास चैलेंजेस की नौयत क्या है। अच्छा, उसमें अगर जाहिर है कि हमारे यहाँ बड़ा एक कैंडिड मीडिया है, बड़ा उस तरह का मीडिया है फाल किस्म का, उसमें तनकीद भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि अगर वो इस तरह की चीजें करेंगे कि लोगों को दिखाने के लिए गालिबन उनकी होता होगा कि हम कुछ कर रहे हैं, हम लोगों को तब्दील कर रहे हैं, तो वो एक ऑप्टिक्स के लिए गालिबन ठीक हो सकता है। लेकिन होना ही चाहिए कि गवर्नमेंट के अंदर
एक सुकून होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द कितना ही तूफान बर्पा क्यों ना हो, कितने हंगामा क्यों ना हो, जो लीडरशिप का काम होता है वो गौतम बुद्ध की तरह अपने अंदर सुकून रखे और उस तरह से फैसले करे। उसमें अगर आप बहुत तेजी से तब्दीलियां करते हैं, पहला फिर ये होता है कि जी आपने पहला अपॉइंटमेंट क्या गलत किया, ठीक है ना, आपने क्या गलत प्लेयर को खिलाया उस पोजीशन के ऊपर, तो एक सवाल उभरता है कि अगर आप फौरन हर 2-4 माह के बाद लोगों को तब्दील करते हैं तो होना ही चाहिए कि आप पहले ही मरहले पे बड़ा सोच समझ के सिलेक्शन करें, जिस लोगों को जिनको आप तैनात करें, जिस जो ओहदा दें उसके ऊपर वो एक लंबी इनिंग्स खेलें। मतलब है आप देखेंगे 2-4 महीना कुछ भी नहीं होता। हमारी जिस किस्म का रॉट है, हमारी जिस किस्म के मसाइल हैं हर वजारत में, हर महकमे में, अगर आप समझते हैं किसी के पास जादू की छड़ी वो आकर ठीक कर देगा, नहीं कर सकता। कोई इनकलाबी हुकूमत नहीं है कि चीज़ों को तहोबाला कर दे। विद इन द सिस्टम आप काम कर रहे हैं, सिस्टम जो है वो तब्दीली के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो उसको अगर ये आप देखते हुए आपके अगर अंदर ये शऊर होगा तो फिर आप जो है सोच समझ के फैसले करेंगे और अपनी टीम के लोगों को, बेस्ट लोगों को लेकर आएंगे, ईमानदार तरीन लोगों को लेकर आएंगे और उनको फिर मौका देंगे कि वो अपना इनिंग्स जो है पूरी करें। देखिए जो हम लोग तनकीद करते हैं कि जी पुलिस के महकमे में चाहे वो आईजी से लेकर एसएचओ तक सब लोगों की जो टर्म होता है बेचारा कोई मुकम्मल ही नहीं कर पाता, तो जब तक आप टर्म मुकम्मल नहीं करने देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने जो है वो मतलब अगर तब्दीली कर ही दी जाती है तो इतना मार्जिन जरूर देना चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। नासिर चौथाई साहब, समझता हूँ कि जी हाँ, नासिर चौथाई साहब, मसला यहाँ पर ये है कि चेहरे भी वही हैं। अगर तब्दीलियां हैं भी तो चेहरे भी वही, मतलब पैनल है, पैनल में आपकी तस्वीर उठा के मुबशिर बुखारी साहब की जगह लगा दी जाए, इब्राहिम की उठा के आमिर साहब की जगह लगा दी जाए। पहले तो बताएं कि मुझे क्या बनाएंगी आप, मुबशिर बुखारी को क्या बनाएंगी आप? नहीं, मेरा पैनल बहुत मुकद्दस है मेरे लिए, बड़े मोहतरम है आप सब मेरे लिए। जनरल साहब तो सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे, मुझे तय ये पता है। राजा वजीर तालीम होंगे, आप वजीर ख़वातीन उमूर होंगी, तय हो गया, डन हो गया। बेस्ट टीम होगी, बता रहा हूँ आपको मैं। ये बात ये है कि इमरान खान साहब ने जो ख्वाब दिखाए थे और जो ख्वाब दिखाए थे और जो ख्वाब हमने देखे थे उन ख्वाबों की बरक्स था। बस खुद ख्वाब उल्टे हो जाते हैं। कोई बताती ना रात के किस पहर में आप ख्वाब देखें तो वो उल्टा हो जाता है, किस पहर में देखें तो मुमकिन है ख्वाब हमने किसी ऐसे वक्त में देखा हो जो गलत वक्त हो कि एक अच्छा दौर आएगा, वज़रा की टीम बहुत छोटी सी होगी, 17 स्मार्ट वज़रा होंगे जो कैबिनेट में शामिल होंगे। इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी काबीना 17 वज़रा से ज़्यादा पर नहीं होगी और अब 48 हैं। सब मिला लें, मुशीरों के मुशीर, तर्जुमानों के फोकल पर्सन और खसरा पे फोकल पर्सन और चिचक पे खसरा लगा लेते। तो आपने जो एक अंबोह कसीर जमा किया है वो काबीना का जो कैबिनेट रूम है उसमें पूरा आता भी नहीं बेचारा। वो कोरोना की खिलाफ वर्जी करते हुए उनको बैठना पड़ता है। तो अब दूसरी बात ये कि बिल्कुल सही कहा आपने, ये वही वज़ीर हैं जो पहले भी थे। मसला पॉलिसीज़ का है, मसला पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की ताकत का है। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। ML1 जो है कराची पेशावर रेलवे लाइन जो चाइना के तवस्सुत से बिछाई जा रही है और जिसके ज़रिए रेल की स्पीड 120 किलोमीटर से बढ़ जाएगी और अभी तो शायद 110 भी 105 या 90 है, इस तरह की है। और 9 अरब डॉलर से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, वो डेफर कर दिया गया। वो प्लानिंग कमीशन ने डेफर कर दिया कि PC1 सही नहीं बना। अब ये कब से रो रहे हैं ML1 का। हम कितने दौरे कर चुके हैं हम चाइना के शेख रशीद साहब, इसी चक्कर में तफरी करके आए, क्या करके आए और PC1 गलत बना के दे दिया। PC1 कौन बनाता है? ब्यूरोक्रेसी बनाती है। आपने आते ही जो बेहतरीन दिमाग थे रेलवे के वो निकाल दिए आपने। और ये हर जगह पर हुआ है, हर जगह पर आपने बेहतरीन मास्टर जो थे जो अपनी शोबों के उनको पहले निकाला, फिर रखा, फिर निकाला, फिर रखा। एक बार तो आप रेडियो पाकिस्तान पे गिर गए थे कि इसको तोड़ देते हैं, फिर आप TV पे गिर गए थे कि इसको भी तोड़ देते हैं। और शुरू से देखिए ना तो कंसिस्टेंसी नहीं है फैसलों के अंदर, पॉलिसी के अंदर। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि अली जैदी, फैसल वाडवा, फिरदौस आशिकावान, शहबाज गिल ये महफूज हैं बिल्कुल, इनकी जॉब्स बिल्कुल महफूज हैं, ये कहीं नहीं जाते। कोई जाएगा तो कोई और जाएगा, ये नहीं जा रहा है। जनरल साहब, चेहरों में तब्दीली लेकिन कारकर्दगी भी बेहतर हो पाएगी, ये कुछ लगता है आपको? जरा आप देखो, बेहतर हो भी सकती है क्योंकि जब तब्दीली की जाती है या शुरू में ये अपॉइंट किए जाते हैं तो उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं।
एक तो सियासी वजह हो सकती है कि कोई इन्फ्लुएंशियल है और वो कोई बेहतर वजारत लेना चाहता है, ब्लैकमेल करता है, या जिस तरह आपने देखा कि कोलिशन पार्टनर्स को खुश करने के लिए आपको बाद औक़ात वजारतें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक देनी पड़ती हैं। तो ये एक सियासी अमल है जहां पे ये काम भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर अहलियत की बुनियाद पे आपने वजारतें दी हैं तो बहुत दफा होता है कि साल डेढ़ 2 साल के बाद अगर आपने महसूस किया कि जो चॉइस मैंने किसी वजारत के लिए रखी थी मेरी सोच शायद दुरुस्त नहीं थी क्योंकि वो आदमी वहां डिलीवर नहीं करता, तो उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे भी तब्दीलियां हो सकती हैं। जैसे एक वक्त में असद उमर वाला किस्सा आया, उस वक्त परफॉर्मेंस के मामलात ऐसे हुए कि इख्तलाफ बन गए। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अब ये अंदाजा नहीं कि इस वक्त जो वजारतों में तब्दीली की जा रही है वो किस बुनियाद पे की जा रही है। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि पॉलिटिशियंस हमारे ये पॉलिटिकल एक तरह से गाइडलाइन मुहैया करते हैं। टेक्निकल मामलात में इनमें से कोई भी ट्रेंड नहीं होता कि वो आपको उस तरह की परफॉर्मेंस दे सके। असल चीज वो टेक्टफुल यूजफुलनेस है उन टेक्निकल लोगों की जो नीचे ब्यूरोक्रेसी में आपके पास मौजूद हैं या अदारों में मौजूद होते हैं। अगर वो अपने मकासद की तरफ ज्यादा तवज्जो देगा और उधर नहीं देगा तो नेचुरली वो उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी। सो वजूहात कई हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये ज्यूम करता हूं कि अगर लोगों को परफॉर्मेंस की बुनियाद पे तब्दील किया जा रहा है तो ये फिर एक गैम्बल है। हो सकता है कि आपकी चॉइस फिर अगली दफा गलत हो और वो आपको परफॉर्मेंस ना मिल सके। लिहाजा ये कहना कि वाकई इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाएगी या नहीं करेगी, ये मेरा ख्याल है कि ये उस लीडर को जिसके जहन में है कि वो किस बुनियाद पे ये तब्दीली ला रहा है उसको बेहतर अंदाजा हो सकता है, वरना तो आप लोग सिर्फ परफॉर्मेंस देखने के बाद ही कह सकेंगे। तो ये चूंकि मुख्तलिफ इसमें अवामिल शामिल होते हैं इन तब्दीलियों के लिए, इसलिए इस स्टेज के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि हम कह सकते हैं कि वाकई इस तब्दीली से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि सिलेक्शन वो किसकी मतलब अगले ओहदे के लिए किस शख्स की कर रहे हैं। इब्राहिम, कोई हो सकती है बेहतरी मतलब इन तब्दीलियों के बाद? देखें, पिछले 2-3 हफ्तों में जो मुबैना करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल आए उसके बाद हमने देखा कि बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी आईं कि वज़ीर-ए-आज़म का माफिया से टकराने का ऐलान, वज़ीर-ए-आज़म का माफिया के खिलाफ ऐलान जंग, और उसके दिन अगले दिन ये खबर आई कि अलीम खान ने वजारत का हलफ उठा लिया। अब ये जो अलीम खान साहब हैं, नैब ने इनको गिरफ्तार जब किया और इनको ज़मानत मिली तो नैब ने उस ज़मानत को अभी तक चैलेंज नहीं किया और ना ही उस केस को परस्यू किया है। और जब अलीम खान साहब ने ये खबरें फैलाईं कि उन्होंने नून लीग के साथ राब्ते किए हैं तो फ़ौरन उनको पकड़ के वजारत दे दी गई। और इसी तरह ये खुसरो बख्तियार साहब, उनको कहा गया कि ये तो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे जब वो चीनी स्कैंडल आया, तो इनका हम ओहदा तब्दील कर देते हैं क्योंकि इल्ज़ाम यह है कि इनके भाई ने भी सब्सिडी ली। अब वो इतने मासूम बन गए, उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं था कि मेरे भाई ने सब्सिडी ली। उनको वजारत दे दी इकनॉमिक अफेयर्स की। तो 25 अप्रैल को आप कह रहे हैं कि उस वक्त तक आप इसका फोरेंसिक ऑडिट करेंगे इस रिपोर्ट का, तो उससे पहले क्या वो बतौर इकोनॉमिक मिनिस्टर क्या इसके जो इंक्वायरी होनी है, इसका जो ऑडिट होना है, उस पर क्या असरअंदाज नहीं हो सकते? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये कोई तमाम सियासी जमातों का ये अलमिया है कि ये हमेशा सियासी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और सियासी समझौते करते हैं और इसका कोई परफॉर्मेंस से कोई हमें नज़र नहीं आता कोई ख़ास ताल्लुक। अभी ये देखें कि ये जो एक तो कर्जा कमीशन की आपकी रिपोर्ट आई कि 450 अरब रुपए का उसमें गबन हुआ है जो पिछले 2008 से 2018 तक के कर्जे लिए गए। उसके अलावा ये जो पावर सेक्टर की जो रिपोर्ट आई है आपकी, जिसमें बताया गया कि 100 अरब रुपए सालाना ये जो आपकी बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं वो करप्शन कर रही हैं और कोई 340 अरब रुपए की ये अब 1994 से लेकर अब तक करप्शन कर चुकी हैं और इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है अवाम को बिजली के भारी बिलों की मद में। तो ये जो लोग होते हैं इनके अव्वल तो इन शोबों में कारोबार करने वाले जितने लोग हैं वो अव्वल तो वो होते ही सियासी शख्सियात हैं या उनके सियासी शख्सियात के साथ कनेक्शन होते हैं, फिर ये कैबिनेट में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं, फिर ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में करते हैं अपना असर व रसूख इस्तेमाल। और ये जो आपको कायमा कमेटियों का हम सुनते हैं ना, पार्लियामेंट की, सेनेट की कायमा कमेटी और ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ जिसमें अपोजिशन की भी अरकान होते हैं,
आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो वहां पे किस तरह से असर व रसूख इस्तेमाल करके किस तरह की सिफारिशात आगे भिजवाते हैं इनसे। तो ये सारा एक पूरा माफिया का खेल होता है। ये जो हम तब्दीली की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, ये ना अब आनी है ना कोई पिछली हुकूमत, मतलब किसी भी हुकूमत ने, उधर से पकड़े, बात किसी भी हुकूमत ने इसके ऊपर, ये हमेशा वजारतें जो है ये सियासी समझौतों के तहत इनकी बंदर बांट होती है, इसके अलावा इसको और कोई पर्पज नहीं। बुखारी साहब, तब्दीली सरकार एक बार फिर से तब्दीली की मुतहम्मिल होने जा रही है, बताइए बेहतरी भी होगी? देखिए, अभी तक तो जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं उसमें तो कहीं बेहतरी नज़र नहीं आई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्रिकेट टीम को रन करना और एक कैबिनेट को रन करना दोनों एक मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ मुश्तरक है कि परफॉर्मेंस क्रिकेट टीम की ख़राब हो या आपकी कैबिनेट की ख़राब हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैप्टन पे ही आती है। तो माजी की हुकूमतों में हम देखते रहे हैं, अगर परफॉर्म नहीं कैबिनेट कर रही तो प्राइम मिनिस्टर, माजी के प्राइम मिनिस्टर्स को, बल्कि उनसे भी ऊपर पीपल्स पार्टी के दौर में देखें तो हमने आसिफ जरदारी साहब को हदफ़े तनकीद रखा। तो अभी भी जो है ये क्रिकेट टीम की तरह है कि अगर एक बैट्समैन जो है ओपनर अच्छा नहीं है तो उसे वन डाउन की पोजीशन पे ले जाएं, तो ये रीशफल करना सेम फेसेस में ये बिल्कुल उसी तरह है। और बिल्कुल ठीक बात है कि एक बंदा जब एडजस्ट होने लगता है, किसी चीज़ की नो हाउ से होने लगती है, आप उस वक्त परफॉर्मेंस का बहाना बना के उसे रिप्लेस कर दें, मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। या तो उसे खेलने का मौका दें खुला के, उसको कॉम्पिटेंस लेने दें, प्रोफिशेंसी हासिल करने दें, और उसके बाद उसे टारगेट दीजिए, चूँकि ये कैप्टन का काम है टारगेट देना, और उसके बाद उसे चेंज कीजिए अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा। और वही बात कि अगर आपने यही फेसेस रखने हैं जो दो तीन दफ़े, बल्कि माजी में भी मसलन कई मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो पहले भी रह चुके हैं और वो उस वक्त भी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही थी जैसी आज है। पहले तो उनकी इंक्लूशन आपकी कैबिनेट में बनती नहीं है, तो जब वो टेस्टेड एंड ट्राइड हैं तो फिर उनका कैबिनेट में रहना भी नहीं बनता। तो थोड़े से रूथलेस होना पड़ेगा खान साहब को अगर वो रिजल्ट्स देना चाहते हैं, और अगर इसी टीम के साथ खेलना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस में बेहतरी की मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। वही तो, तब्दीली से कारकर्दगी का बेहतर होना तो मुमकिन है, लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस ओहदे के लिए किस शख्सियत का इंतखाब करते हैं। अगर तो उनका इंतखाब बेहतरीन है तो मुमकिन है कि उस ओहदे, उस वजारत से जुड़ी तब्दीलियां जो हों वो पॉजिटिव हों और उसके सम्राट जो हैं वो पहुंचें। मुझे बढ़ने नासिर एक ब्रेक की तरफ, स्ट्रेट यू। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान की आमद करीब है और ऐसे में पंजाब के बाद सिंध में भी रमज़ान बचत बाजार ना लगाने का फैसला हुआ है। दोनों हुकूमतों की जानिब से कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि बचत बाजारों में आवाम का रश होगा, जिससे वायरस के मजीद फैलने का खदशा है। लिहाजा फैसला ये किया गया है कि ना तो रमज़ान बाजार जो है वो सिंध में लगेंगे और ना ही पंजाब में लगेंगे। लेकिन क्या हुकूमत रमज़ान में अशियाए खुरनोश की कीमतें कंट्रोल कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। नासिर चुगताई साहब, कहा जा रहा है कि जो रमज़ान पैकेज के सिलसिले में सब्सिडी दी जाती थी वो अब यूटिलिटी स्टोर्स पर अवेलेबल होगी, और इस सिलसिले में पहले पिछले साल 5 अशिया पर सब्सिडी थी, इस साल जो है वो 19 अशिया पर होगी। लेकिन आप समझते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र कीमतें कंट्रोल कर पाएगी ये गवर्नमेंट? नहीं, बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं आप लोग। लेकिन सवाल ये है क्या यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर पहले अशरे के बाद सामान दस्तयाब होगा? मेरा सवाल बुनियादी है। मेरा तजुर्बा बताता है, जो मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूँ या खबरें लगाता रहा हूँ, उसमें यह है कि पहले अशरे के बाद शर्फ खाली हो जाते हैं और दोबारा नहीं भरे जाते। पहला फिर यूटिलिटी स्टोर्स कितने लोगों को सर्व करते हैं? 1 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ लोगों को, बाकी क्या होगा? अच्छा, जहाँ तक रमज़ान बाज़ारों का ताल्लुक़ है वो भी नाम नहाद थे, उनका भी जो कीमतें थी वो उतनी ही थी जो बाज़ारों में थी। तो मेरा ख्याल ये है कि कीमतें काबू नहीं आती, कीमतें बढ़ाना एक माफिया का ख़ास अंदाज़ है, और चाहे उसकी दुकान बंद हो या खुली हो। अब देखें ना, 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया जी। 15 से लेकर 25, 0.15 से लेकर 0.25 तक 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा हो चुका है। और अभी रमज़ान आने में 2-3 दिन बाकी हैं, और सब्जियों की कीमत में इजाफा हो गया है। कोई देखते में सब कोरोना के पीछे पड़े हुए हैं, कोरोना भाई माफ़ कर दो, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं उसके सामने, सरनगू हो गए हैं
लेकिन सब्जी वाले को कोई नहीं पकड़ेगा जो मतलब सब्जी दुगनी कीमत में बेचता है और कहता है पीछे से महंगी आ रही है। भाई पीछे आप चले जाओ, पीछे पकड़ लो, पीछे पकड़ते नहीं हो, वहाँ से आपका भत्ता बंधा हुआ है। सॉरी, बिल्कुल खुली बात है ये कि वहाँ से आपका भत्ता बंधा हुआ है बड़ी सब्जी मंडी से। उसके बाद जो आड़ती है वो आपका जानने वाला है, आपका पॉलिटिकल फाइनेंसर है, वो आपको फंडिंग करता है वो आपको। तो ये बातें जिसकी वजह से हम कीमतों पे काबू नहीं कर पाते, क्योंकि आड़ती हो या ठेले वाला हो, वो सब अपने अपने पैसे, वो पैसे जो उनसे वसूल किए जाते हैं भत्ते की शक्ल में। भत्ता कोई भी ले सकता है, मैं किसी का नाम लेता, थाने वाला भी हो सकता है, खाने वाला भी हो सकता है, मतलब हर साल की तरह इस बार भी आप कह रहे हैं कि ये रवायत बरकरार रहेगी कि कीमतें बढ़ेगी, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। आमिर ज़िया साहब, ये रिवायत टूटनी नहीं चाहिए मेरा ख्याल है। ये वो रिवायत है जो चलती रहेगी। आमिर ज़िया साहब, ये बिल्कुल बात, क्योंकि रिवायत की है तो जाहिर है कि हम लोग जो है रिवायत शिकन नहीं है। और फिर बहुत सारे मैंने अर्ज किया कि हमारे समाजी रवैये हैं कि जब तलब बढ़ती है तो जाहिर है कि उसकी वजह से कीमतें इजाफा उसमें होता है। उसमें हुकूमत के ऊपर मतलब है कि हुकूमत हर आदमी के पीछे लट लेके नहीं दौड़ सकती। हुकूमत का काम ये कि इस तरह के वो सिस्टम बना दे, और जाहिर है कि वो सिस्टम नहीं बन पा रहे। एक छोटी सी रिलीफ ठीक है मिल जाएगी लोगों को यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए, लेकिन एक बात हमें देखनी होगी कि ओवरऑल जो है अफरात ज़र जो है वो कुछ कम हुई है। अगर हम कहाँ पे हम 13% पे थे, 11% आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि तेल की कीमतें कम हुई हैं, बाकी चीज़ें कम हुई हैं, तो उसका ज़रा सा फर्क पड़ेगा। इस चीज़ का भी फर्क पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से माशी स्लो डाउन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। तो लोगों की, बहुत सारे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में भी कमी आई है। जब क़ुव्वत ख़रीद में कमी आती है, अब हमने देखा कि मुर्गी के बहुत सारे चूज़ों को ज़ाया किया गया क्योंकि तलब कम हो गई थी। और अगर इस तरह की चीज़ें मतलब ये चलती रहती तो हो सकता है कुछ अशिया के ऊपर जो है वो उस तरह की, क्योंकि डिमांड नहीं होगी, लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद हमारी महदूद हुई है, इस वायरस की वजह से माशी सरगर्मियाँ महदूद हुई हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ों में वो हो। लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड हमारी रमज़ान में मनफी रहता है कि दुनिया में आप देखें मगरिब में कोई मजहबी त्यौहार आता है, क्रिसमस आते हैं, तो सेल्स होती हैं और वहाँ पर चीज़ों को मार्केट प्राइस से नीचे बेचा जाता है लोगों की मदद के लिए। हमारे यहाँ जो है मतलब है हाजी साहब जो है, जो भी मतलब है दुकानदार है, फला है, वो अपना नमाज रोजा भी करता है, लेकिन मुनाफा कमाने में वो किसी किस्म की रियायत नहीं करता। और वो जो मुनाफा का दायरे कि उसमें कोई ये नहीं होता कि आप 10-12% मुनाफे पे 15% का ताने हो जाए, वो आप मतलब है डबल प्राइसेस ले रहे होते हैं, ट्रिपल ले रहे होते हैं। तो ये हमारा समाजी रवैये भी है। बहुत सारी जगह पे हुकूमत जो है फिर इतने ज्यादा महाजों में फंसी हुई है कि वो हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती। जी अच्छा जन्नत साहब, ठीक है, अमीर साहब ने कहा कि हुकूमत हर किसी शख्स के पीछे लाठी लेकर नहीं फिर सकती है, लेकिन ये जो एस्टिमेट दी है हुकूमत ने दिया कि 80 लाख से 1 करोड़ घराने जो है वो इससे मुस्तफीद होंगे। बाकी आबादी का क्या, बाकी आवाम का क्या? देखिए बात यह है कि कीमतें तो कंट्रोल हो नहीं सकेगी, ये एक ट्रेडिशन भी है और हमारा मेरा ख्याल है कलमिया कि रमजान में अमूमन कारोबारी तबका ये फैसला करके बैठता है कि हमने पूरे साल का एक निचोड़ना है, इसमें से पैसा आमदन निचोड़नी है, लिहाजा वो तो आप रोक नहीं सकते। जो हमारे यूटिलिटी स्टोर्स हैं इनमें कीमत कम होती है लेकिन क्वालिटी बड़ी खराब होती है, क्वालिटी यूजुअली इंफीरियर होती है। और फिर जैसे नासिर भाई कह रहे हैं अमूमन होता यही है कि 8-7 दिन के बाद वहां पे खत्म हो जाता है स्टॉक और फिर आपको वहां पे दोबारा प्रोविजंस नहीं मिलती, तो ये भी रहेगा। अब चीज ये है कि क्या हुकूमत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो बड़े बड़े बाजार जो लग रहे थे, पहले लगता था किसी एक बहुत बड़े इलाके में एक बाजार, कराची में शायद 3-4 जगहों पे लगता हो, इसी तरह इस्लामाबाद में 2-3 जगहों पे, तो वो आप क्यों नहीं ये करते कि ये मोबाइल किस्म का इंतजाम करके तो छोटी लोकेलिटीज में जाके आप ज्यादा खोलें, बजाय इसके कि एक दिन रमजान बाजार हो, ये 7 दिन हफ्ते के चले और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दिनों के ऊपर मोबाइल किस्म के आपके स्टोर जाएं और थोड़े थोड़े लोग वहां पे, यानी आप जोनिंग कर लें इलाके की। ये तजवीज भी काबिल गौर है जनरल साहब, हुकूमत के नजदीक ये तजवीज पर, इस तजवीज पर भी गौर किया जा रहा है। इस तरह का अगर आप हल निकालें तो फिर तो आप मुहैया कर सकते हैं लोगों को कि 7 दिन रमजान बाजार मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दिनों पे रहे। लेकिन अगर आप वही रमजान बाजार बंद कर दें, लोगों को छोड़ दें फिर कारोबारी तबके के रहमो करम पे, तो वो तो फिर कीमतें क्या कंट्रोल होनी है, फिर खाली उतरेगी लोगों की और कुछ नहीं होगा। बुखारी साहब, कीमतें अगर ऊपर जाती है तो उन्हें रोकना हुकूमत का ही काम है ना, हुकूमत ही रोकेगी तो और कौन रोकेगा?
देखिए, रमज़ानुल मुबारक के मौके पे दो चीज़ें हमारे नेशनल कैरेक्टर का हिस्सा हैं। बाकी दोस्त शायद ये एडमिट करने में थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं। एक तो हम बड़े खशू खजू के साथ रमज़ानुल मुबारक मनाते हैं। कोरोना में हम स्टेट से टक्कर लेने की कोशिश करते हैं तरावीह के ऊपर, चूँकि हमारे अंदर जज्बा ईमानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा दूसरा जो कैरेक्टर बिल्डिंग हुई है, ये मैंने जब से होश संभाला है, वो यही है कि रमज़ान के मौका पर बहुत ज़्यादा जो है वो महंगाई हो जाती है और आर्टिफिशियल होती है सारी। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ, दीन और दुनिया साथ साथ लेके हम चलने के कायल हैं हम लोग। तो ये तो होगा जो महंगाई वाला फिनोमेना है। जो यूटिलिटी स्टोर वाली बात है, बहुत खुशाइंद बात है कि 19 अशिया पे हुकूमत ने सब्सिडी देने का ऐलान किया है। लेकिन अगेन क्वेश्चन वही है कि यूटिलिटी स्टोर तक एक्सेस जो है वो कितनी आबादी को हासिल है, रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग क्या करेंगे। जो तजवीज़ जनरल साहब फरमा रहे थे और जो गवर्नमेंट के ज़ेर गौर है, बड़ी अच्छी है मोबाइल मार्केट की। लेकिन मेरा ख्याल है इससे हमें एक स्टेप आगे जाना चाहिए। हमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म जो है वो बनाना चाहिए जो मुस्तकिल हो और मुस्तकिल वो प्राइस कंट्रोल को चेक करे। और उसके लिए प्राइस कमेटीज़ बनी थी, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, लेकिन इनइफेक्टिव। और वो नासिर भाई ने जो कहा कि खांचा जो है हर एक अपना जो है वो लगाता है, वो उनमें भी वही मामलात आ गए। तो क्यों ना आप ऐसी कमेटीज़ को दोबारा रीऑर्गेनाइज़ करें और उनके ऊपर भी चेक रखें और उनको एक्टिव करें कि किसी भी दौर में, वो रमज़ान का मौका नहीं बल्कि हर दौर में, हर महीने में वो प्राइसेस को कंट्रोल में रखें। क्योंकि पोस्ट कोरोना सिचुएशन जो है वो यकीनी तौर पे एक लंबे अरसे तक अवाम की क़ुव्वत ख़रीद पे असरअंदाज रहेगी। तो बहुत अशद ज़रूरत है कि कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म, हम एक नेशन स्टेट हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, तो एक ऐसा मैकेनिज़्म हमें दरकार है जिसके तहत हम इन प्राइसेस को चेक कर सकें। मतलब हुकूमत तो अपना काम करेगी ही और हुकूमत को करना भी चाहिए, लेकिन इंफरादी हैसियत में कुछ जिम्मेदारियां हम पर भी लागू होती हैं। इब्राहिम, देखें, दुनिया के जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट, वहाँ कहा जाता है कि रमज़ान जो है वो नेकियां कमाने का सीज़न है। अच्छा, वेस्ट है, वहाँ पे जो मजहबी त्यौहार आते हैं वो कहते हैं खुशियाँ मनाने और खुशियाँ बांटने का सीज़न है। लेकिन पाकिस्तान में जब रमज़ान आता है तो आम लोगों के लिए तो शायद ये कोई नेकियां कमाने का सीज़न होता है, लेकिन जो हमारा कारोबारी तबका है, ख़ास तौर पर ये जो दुकानें वगैरह चलाता है और ये इसके पीछे जो बड़े बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं, इनके लिए तो ये एक माल कमाने का सीज़न होता है। और एक तो वो तबका है ना कि जो जिसको हम कहते हैं कि ये मजहबी नहीं है, जिसको हम बड़ा तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। एक वो मजहबी तबका भी जो माशाल्लाह नमाज तो 5 टाइम पढ़ता है, लेकिन खजूर की कीमत भी वो 5 गुना ज़्यादा ही लगाता है। तो वो हमेशा से ना ये हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी, ना इससे पहले कोई हुकूमत कंट्रोल कर पाई है। दूसरा, हम हमेशा से ये सुनते रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, आप रमज़ान को छोड़ दें, ये जो बाकी आपके बाजार लगते हैं हफ्तावार, क्या प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वहाँ पर इन्फोर्स करती हैं कि वो जो कीमत सरकारी कीमतों पे वहाँ अशिया मिलें? नहीं मिलती। और ये जितने हफ्तावार बाजार हैं, ये चूँकि ज़्यादा लोग वहाँ वो जाते हैं जो थोड़े से निचले तबके के होते हैं, तो उनके साथ हम वो खिलवाड़ करते हैं कि उनको सब स्टैंडर्ड और वो ख़राब और बोसीदा किस्म की चीज़ें देते हैं। और एक हमने ये डिकोसला बनाया हुआ है कि हम इनको सस्ती अशिया फराम कर रहे हैं। इसी तरह ये जो आपके यूटिलिटी स्टोर्स हैं, आपने कहा कोई 1 करोड़ लोग, 80 लाख से 1 करोड़ लोग इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। पेपर में तो आप बेशक 20 करोड़ लिख लें, लेकिन ये बात यह है कि अमली तौर पर ये कितने लोगों को सर्व कर सकते हैं। वो ये जो फिगर आपने पेपर पे लिखा हुआ है, इसका ज़मीनी हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब अगर हुकूमत चाहती है, जाहिर है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो जैसे पिछली हुकूमतें भी नाकाम रही, अगर ये हुकूमत चाहती है तो इसको इन्फोर्स करना पड़ेगा। और ये इन्फोर्स इस तरह नहीं होगा कि जिस तरह से पहले स्कैंडल्स की रिपोर्टें आई तो कोई आपने कुछ छोटा छाबड़ी वाला उसको पकड़ लिया। वो ये जो बड़े बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ये पूरी एक चेन चलती है। जब ये महंगाई होती है तो उनके ऊपर भी हाथ डालना पड़ेगा। लेकिन वहां जब आप हाथ डालते हैं तो जब उनके कुछ सियासी कनेक्शन रमजान का मुबारक महीना है, हुकूमत की नीयत पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये नीयत हमें पॉजिटिव उस वक्त दिखाई देगी जब इसके पॉजिटिव जो नताइज हैं, पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे और सभी लोग इसमें मुस्तफिद होंगे। इसमें जब हम बार बार ये कहते हैं ना किसी भी हुकूमत के बारे में कि हमें हुकूमत की नीयत पर शक नहीं है, मुझे इस जुमले पर बड़ा एतराज़ है।
हुकूमत की नीयत ठीक हो या ना, हुकूमत का काम होता है डिलीवर करना, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। मैं भी तो यही कह रही हूं ना, नीयत पे शक नहीं है, कारकर्दगी से मुतमईन कर दें। हुकूमत किसी भी हुकूमत को ये कह के उसको ये नहीं कह सकते कि हुकूमत की नीयत तो ठीक है, लिहाजा हुकूमत को कोई उसको कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। इब्राहिम कह रहे हैं कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, इस मामले में जो पेपर पे लिखा गया फिगर वो नीयत तो तभी होगी ना कि आप इन्फोर्स करें। ठीक है, मेरे पास अगले सेगमेंट के लिए वक्त इंतहाई मुख्तसर है, सभी से गुजारिश सेगमेंट 30 सेकंड में मुझे आंसर कीजिएगा। रमज़ान चूंकि करीब है, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से ये खरीदारी के हवाले से, इसके बाद नमाज और तरावी के इज्तिमात अगर नहीं रुकते तो इनके ना रुकने की सूरत में क्या हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए? आमिर ज़िया साहब आपसे स्टार्ट ले रही हूँ, बताएगा विद इन 30 सेकंड, अगर इज्तिमात होते हैं हुकूमत की पाबंदी के बावजूद तो फिर हुकूमत को सख्ती से कोई एक्शन लेना चाहिए? पहली तो ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि कोई एक इत्तेफाक राय पैदा हो जाए और वो ऐसी मीटिंग हो कि जिसमें मौलवी हजरात को, उलमा हजरात को कायल किया जाए कि जी जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो माहिरीन कह रहे हैं, उनकी बात सुने। और जाहिर है कि जो फिर हुकूमत वक्त तय करे वो लोग कोई मतलब डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाने का जो रवैया है वो दुरुस्त रवैया नहीं है। चाहे वो कोई आम आदमी हो, चाहे वो आलिम हो, उसका काम है कि हुकूमत कोई कानून बनाती है, क़वाइद व ज़वाबित बनाती है, उसके पर उस पर अमल हो। हमारे यहाँ उलमा सबसे अजीब है, मतलब सऊदी अरब में जो चीज़ सारे उलमा मान लेते हैं, तुर्की में मान लेते हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात में मान लेते हैं, हमारा मौलवी जो है वाहिद है कि जो जिसपे कहते हैं ना कलाम नर्म नाजुक बेअसर होता है, उसको आप लॉजिकल बात, मंतक की बात समझाएं, अच्छी बात समझाएं, उसकी समझ में नहीं आती और वो एक कहते हैं ना ट्रबल क्रिएट करता है। तो जाहिर है कि रियासत को वहाँ पर अपनी ताकत जो है इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन पहले मरहले के ऊपर उनको कायल करें, प्यार समझाएं, लेकिन कितना वक्त मतलब वबा की हसासियत को मद्देनजर रख के उलमा को भी अपना मिजाज और अपना रवैया तब्दील करना होगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू आमिर ज़िया साहब, बुखारी साहब वेरी क्विकली विद इन 30 सेकंड्स। जी बहुत जल्दी यकीनी तौर पे इस पे एक कंसेंसस जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त, लेकिन बड़ा आसान सा हल भी है। हम चूँकि हमेशा अपनी ईदों के मामले पे और बाकी मामला पे सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, तो देखें सऊदी हुकूमत क्या फ़ैसला करती है तरावी और बाकी नमाज़ों के हवाले से, तो यकीनी तौर पे वो अलाउ नहीं करेंगे जो अभी तक के सिम्टम्स आ रहे हैं वहाँ से। तो फिर अपने उलमा को समझाइए कि देखिए हमारा जो किबला और काबा हैं वो अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आपको भी इसको अगर एहतियात बरतनी होगी इस मामले में। एनबीसी और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। एनबीसी मेरा ख्याल है हमारे उलमा ना मक्का की तरफ फॉलो कर रहे हैं, ना मदीने को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और सऊदी अरब में तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि तरावी घर पे पढ़ लें आप और ईद की नमाज भी घर पे पढ़ लें। ईद तक पहुंच गए हैं, वो ऐलान कर दिया अगर हालात ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ ना हुकूमत सख्ती कर पाएगी, ना हुकूमत अमल दरामद कर पाएगी। अभी आप देख लीजिए तरावी में क्या होता है, तरावी होगी, शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं। आप भी कह रहे हैं कि सख्ती नहीं कर पाएगी। मेरी डिबेट, मेरा सवाल है कि सख्ती करनी चाहिए, सख्ती नहीं कर पाएगी। इब्राहिम सख्ती जब नहीं कर पाएगी तो क्यों मैं कहूँ करनी चाहिए। इस मुल्क में जिस भी ग्रोह का कोई सियासी असर रसूख हो या मजहबी असर रसूख हो, वो रियासत को ब्लैकमेल करता आया है और रियासत को उसको इन्फोर्स करना चाहिए। ये जो लोग अभी कह रहे हैं कि हमने ये तरावियाँ पढ़नी हैं और इस हालात में भी हमने मसाजिद में जाना है, खुदा के घर तो आबाद रहना चाहिए, क्या ये अगर सऊदी अरब में होते, इनकी इतनी जुर्रत होती कि ये रियासत के अहकामात को नज़रअंदाज करते? वो लोग भी और ये जो तरह हमारे उलमा हैं यहाँ बैठ के ये एक फतवा लगा दें, सऊदी अरब ने जो डिसीजन लिया है एक फतवा सऊदी अरब के खिलाफ बात करके दिखा दें, वहां तो ये बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन इस रियासत को हमेशा ब्लैकमेल करते रहे हैं। लेकिन बात यह है कि रियासत को इन्फोर्स करना पड़ेगा। हमने इससे पहले भी देखा है कि रियासत ने सियासी गिरोह हो या मजहबी, जब रियासत ने खुद को इन्फोर्स किया तो फिर वो काबू में आ जाते हैं और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। जनरल साहब इब्राहिम बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। मेरा ख्याल है अफ़वाम व तफ़हीम और लेदे की बात करनी चाहिए। आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे उलमा और मौलाना दूसरे मुल्कों से बहुत मुख्तलिफ हैं। ये पजेरों में सफर करते हैं और उनके पीछे 10-15 गार्ड्स का एक और स्क्वाड भी होता है, गाड़ी साथ होती है, तो इनका स्ट्रेचर, इनकी रहत पैत, इनका सारा कुछ थोड़ा मुख्तलिफ है, सोच भी मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है इनको डील करने का तरीका भी मुख्तलिफ हो। ठीक है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ा हसास मामला है, लिहाजा मैं किसी के कमेंट्स नहीं दे रहे। मेरा जो मौजूद पैनल है वो इस पर अपनी राय दे चुका है। इसी के साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाजत। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।